जब भी औकाफ का नाम आता है गिरिया आवाजारी ही होती है। उसकी तरफदारी में कम लोग बात करते हैं पॉजिटिव अंदाज से। इसके वजूहात भी हैं। हिंदुस्तान में जो इस्लामी हुकूमतें थी, बिलखुसूस कर्नाटक में जो बहमनी किंगडम थी, टीपू सुल्तान की किंगडम थी, बीजापुर में जो मुसलमानों की किंगडम थी, इसकी बिना पर हजारों एकड़ जमीन उस जमाने में मुसलमानों को वक्फ की गई जिस जमाने में जमीन की कुछ कदर व कीमत ही नहीं थी। उसको बचाना, उसकी हिसारबंदी करना, उसका बोर्ड लगवाना, यह रुझान तो किसी कौम में था ही नहीं। यही वजह कि लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। रियासत कर्नाटक में जो पहले से हेरिडिटरी मुतवल्लीस है, 6000 हेरिडिटरी मुतवल्लीस के इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद में जो जायदादें खरीदी गई, जो खरिया था वो शहर हुआ। जिस गांव में एक मस्जिद थी वहां 100 मस्जिद बने। ये सारे 60-40, 30-40, 60-40 छोटा सा एक्सटेंट के साथ जायदादें बनी गई। उसका एक अंदाजा लगाया गया। इस सदी के दूसरे दहे में मेरा वक़ाफ़ से तजुर्बा हुआ तो मुझे ये वक़्फ का जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक मुअम्मा सा था। आज अल्लाह का करम है, रियासत कर्नाटक में पाई एक स्क्वायर फीट का हिसाब है डिजिटलाइज। 33,000 वक्फ institutions have been registered and notified. उसमें 6000 इदारे हेरिडिटरी मुतवल्ली हैं। रेस्ट 80% मैनेजिंग कमिटीज है जो मकामी लोग चलाते हैं। ये जो 20% है, जो सवेरे बात चलती थी कि वक्फ में रजिस्टर मत करो, मैं ये सलाह देता हूं कि सोसाइटी बनवा लो या ट्रस्ट बनवा लो। कई लोगों ने ये चीजें बनवाई, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से सर्कुलर इशू करके हम लोगों को कन्विंस किए कि आप अपनी ट्रस्ट ही बनवा लिए, सोसाइटी ही बनवा लीजिए कर्नाटका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत। लेकिन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, दोज पर्पसेस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ, you will have to register under the वक्फ एक्ट। जिन्होंने रजिस्टर न किया उनको सेक्शन 41 के तरीके से नोटिस देके जबरदस्ती उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। आज वक्फ बोर्ड इज नॉट इंटरफियरिंग इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। मैनेजिंग कमेटी सिर्फ उसी इंस्टीट्यूशंस की बनती है जो वक्फ बोर्ड के एक्ट के तहत सेक्शन 37 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ना वो ट्रस्ट है ना वो सोसाइटी है। रिलीजियस नेचर की सोसाइटी, रिलीजियस नेचर की अगर ट्रस्ट है तो उनको इख्तियार है, जैसे कि उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो बॉडी के तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए। लेकिन औकाफ के हिसाब व किताब सर्टन प्रोविजंस को उसके साथ रखना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट जो ट्रस्ट का है, ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे जो वक्फ के कॉन्सेप्ट आने में जो मेजर तब्दीली होगी वो ये होगी कि उनकी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है दैट विल वेस्ट इन द ट्रस्टीज। व्हेन इट कम्स टू द वक्फ बोर्ड, इट्स वेस्ट इन द ऑलमाइटी अल्लाह। ये क़यामत तक आप किसी को नहीं बेचते, चाहे आप ट्रस्टी बना लो या सोसाइटी ही बना लो।
प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएंगी, उसका यूज ऑफ राइट्स फॉर द पर्पस फॉर विच जो अगराज और मकासद के साथ बनी है उसके लिए वक्फ किया जाएगा। हमने ये तज्जिया किया कि रियासत कर्नाटक में ये जो 31 ज़िले हैं इनके सारे प्रॉपर्टीज़ का हिसाब लगाया गया, 1,17,000 एकड़ ज़मीन हुई। 1,17,000 एकड़ ज़मीन में जब अबालिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम हिंदुस्तान में आया 1955 के अंदर, इनाम अबालिशन एक्ट इन ऑल द स्टेट्स इन एंटायर इंडिया, जो इनामदार की जो प्रॉपर्टी थी सारी वेस्ट हो गई। तो ये सारे जितने भी एंडोमेंट्स थे वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। हमारे उस वक्त जो मुतवल्लियान थे मुतवल्ली नहीं थे। देयर वाज नो वक्फ बोर्ड इन द स्टेट। 1954 में वक्त आया हिंदुस्तान में। अर्लियर देयर वर रीजनल वक्फ एक्ट्स। ओनली इन 1954 द कॉम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एंटायर इंडिया। 1954 में एक्ट आने के बाद रियासत कर्नाटक में 1961 में वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओनली द मेंबर्स, देयर वाज नो लैंड, देयर वाज नो प्रॉपर्टी, देयर वाज नो ऑफिस। बेंगलुरु के जय महल में एक झोंपड़ी में हुआ। देयर वाज नो अमाउंट। फर्स्ट 3 लाख रुपीस लोन वाज ऑब्टेन्ड बाय द देन बोर्ड। 3 लाख रुपए के लोन से बजट डिक्लेयर किया गया। उस झोंपड़ी से आज एक इंडिपेंडेंट जायदाद का एक ऑफिस बना के एक ऑफिस है। जब इसका तज्जिया करते हुए इन जायदादों का, सारी जायदादों में इनाम अबालिशन एक्ट में 57,000 एकर्स were given to the इनामदार्स। 1977 में एक सर्टन इनाम अबालिशन एक्ट आया, उसमें भी हमारी वक़्फ़ किया जायदादें गई। उस वक्त पे हमारे मुतवल्लियान ने एप्लीकेशन नहीं डाला। देन 1974 में फर्स्ट टाइम इन द एंटायर इंडिया कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें भी सारी हमारी प्रॉपर्टी जो टिलर ऑफ द लैंड वो जो करता था उसमें वेस्ट हो गई, 10,000 एकड़ गई। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुआफिक 10,000 एकड़ ज़मीन को लैंड एक्वायर किया गया। टोटली 82,000 एकर्स ऑफ लैंड इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वक्फ बोर्ड। सारे लोग ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड वाले इसको खा गए, वो दूसरे लोग मुतवली लोग खा गए। जो इनाम अबालिशन एक्ट में एक इंच ज़मीन गई, हर इदारे को ज़मीन को उसके तस्दीक अमाउंट सैंक्शन किया गया है। रहती दुनिया तक उस इदारे को तस्दीक अमाउंट एनुअली गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जा रहा है। कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जो एनुअल एन्युटी दी जा रही है, जिसके इवज में इदारे ने ज़मीन खोई, 107 इदारे डिप्टी कमिश्नर से सैंक्शन एन्युटी, रहती दुनिया तक उन इदारों को एन्युटी मिल रही है। वक्फ का कुछ नुकसान नहीं हुआ। बार बार ये कहा जाता है कि पीनट्स पर हमारी जायदादों को मुसलमानों ने कब्जा किया है। पूरे का पूरा तज्जिया किया हम लोग। हमारी रियासत के अंदर 16,000 औकाफी प्रॉपर्टीज को लीज पे दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued the rules first time in India, वक्फ प्रॉपर्टीज रूल्स इन 2014। 2014 के बाद में ये ज़रूरी था कि सारे स्टेट्स अपने रूल्स बनाए। जो 2013 में अमेंडमेंट एक्ट आया, वो अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट्स के साथ रूल्स बनाए जाने थे। रियासत कर्नाटक सारे हिंदुस्तान में ये पहली रियासत थी कि 2017 में हम रूल्स बनाने में कामयाब हो गए। उस रूल में यह भी प्रोविजन रखा गया कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स के माफिक 2014 से जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वह 10 रुपये 5 रुपये में दिए गए थे, ये जो रूल्स बनने के 6 महीने के अंदर वो सारी जायदादों को प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक 2014 के रूल्स के मुताबिक उसको रिवाइज करना चाहिए। 16,000 प्रॉपर्टीज में 2020 तक 10,000 प्रॉपर्टीज के फ्रेश एग्रीमेंट बनाए गए। वी हैव अपलोडेड 10,000 एग्रीमेंट्स, बट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो हमारे वामसी में है। ये झूठ नहीं है।
देख सकते कोई भी। वो जो 6000 प्रॉपर्टीज का है, ये लिटिगेशन है, एनक्रोचमेंट है, कम नहीं दे रहा है, वो ट्रिब्यूनल्स में है, दूसरे 54 के अंदर वो वाक़ है, इसका काम चल रहा है। एक पाई के भी मुसलमानों ने वो इसके पैसे नहीं, अब वो मार्केट वैल्यू के तहत लीज रूल्स के मुताबिक नए एग्रीमेंट होके ही ये लीजेस चल रहे हैं, थोड़े नहीं चले वो लिटिगेशन में ही। जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, हमने देखा 2012 में 6000 वक्फ प्रॉपर्टीज का खाता वाज इफेक्टेड इन दी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। रियासत कर्नाटक में 3 डिपार्टमेंट हैं जिनमें हमारी औकाफ जायदादें हैं। जहाँ 13वें नंबर का रूरल एरियाज में सवाल है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आते हैं, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया भूमि। इस सॉफ्टवेयर में जो सुवर्णा नाम का एक सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इस भूमि सॉफ्टवेयर को सिंक्रोनाइज किया गया। सारी गवर्नमेंट के जो लैंड है इसको लॉक कर दिया गया सब रजिस्ट्रार के कंप्यूटर में, वो कोई भी खरीद नहीं सकता। सब रजिस्ट्रार अगर चाहे तभी वो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। हमने ये किया कि सारी तीनों डिपार्टमेंट हुकूमत से मिलकर एक कैबिनेट सब कमेटी माइनॉरिटी वेलफेयर की वक्त की बनाकर उसके रिकमेंडेशन के साथ तीनों डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन किया गया कि गवर्नमेंट लैंड के साथ औकाफी जायदादों को भी लॉक कर दिया गया हमेशा के लिए। तो 3 सॉफ्टवेयर हैं, भूमि है, ई आस्ती है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ई सत्तू है पंचायत राज एंड ग्रामीण प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 3 है। तीनों सॉफ्टवेयर के नोटिफिकेशन है। तीनों सॉफ्टवेयर में सो फार वी हैव लॉक्ड 7000 वक्फ इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर्टीज को लॉक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी का कब्जा ना होगा, ना वो जायदाद कोई बेच सकेगा। दूसरी, जहां तक सेक्शन 54 का सवाल है, ये जो सेक्शन 54 का 2013 से पहले जो एक्ट था 1995 के एक्ट में, जब सीईओ इंक्वायरी के बाद ही यूज्ड टू सेंड द प्रपोजल टू द एसडीएम यूज्ड टू रिमूव दैट। 2013 में जब अमेंडमेंट आया तो इसकी उल्टी गंगा बहने लगी। सीईओ का ऑर्डर होने के बाद सीईओ हैज टू गिव एन एप्लीकेशन टू द वक्फ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हैज टू डिसाइड। ट्रिब्यूनल वो एविक्शन ऑर्डर देगी। एविक्शन ऑर्डर देने के बाद में फिर सीईओ के पास आएगी। सीईओ अपने अमले को भेजेगा कि रिमूव करने के लिए। अगर वो ना हुआ तो फिर दोबारा वो ये लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा मामला। लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फिर दोबारा वो एक ऑर्डर करेगा। उसके बाद में भी पुलिस सेशंस लेगा। जहाँ तक इतना वक्त इस अमेंडमेंट के तरीके से हम लोगों को जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, जो ये औकाफी जायदादों को वापस हासिल करने में तकलीफ हो रही है। जहाँ तक हमारे 30 पर 1000 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारे कब्जे में है। 31000 प्रॉपर्टीज में 26000 प्रॉपर्टीज का अपडेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तीनों डिपार्टमेंट में है। ये सारी चीजें वो तीनों सॉफ्टवेयर में हैं। जो भी 6000 हैं ये ऐसे हैं कि वक्फ यूजर से जो गवर्नमेंट लैंड हमने कब्रिस्तान और ईदगाह बनाए थे, अदर राइट्स कॉलम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर ईदगाह वक्फ नाम है। कॉलम नंबर 9 टाइटल में हमारा नाम नहीं आया है। ये लैंड ग्रांट रूल्स जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट करने के लिए 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास से वसूल करना है। ये इसका अमेंडमेंट बाकी है, इसलिए ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन कब्जा हमारा है। इनकी हिसारबंदी करने, इनका सरहद बनाने, कंपाउंड बनाने के लिए 2011 से स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, जो कंपाउंड बनाने के लिए करोड़ों रुपए हर साल 30 से 35 करोड़ रुपए हर साल हुकूमत में बजट में देती है। इसके माफिक हम कंपाउंड और बारबेड वायर बना के फेंसिंग बना रहे हैं, कंपाउंड की सरहद चल रहे हैं। सारे के सारे जितने भी डिटेल्स हैं हमारे प्रॉपर्टी के कब्रिस्तान और ये we have given to the chief executive officers of जिला पंचायत and the deputy commissioners in the state और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी देकर हैं। और वो मनरेगा स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव स्कीम के तहत जो चला रहे हैं, उसमें कंपाउंड बनाने के लिए औकाफी जमीनों को चल रहा है। सारे जायदादों की पट्टी हम लोगों ने चीफ कंजर्वेटर ऑफिस को, सोशल फॉरेस्ट्री और रेगुलर फॉरेस्ट्री को दे चुकी हैं। वो जो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट उधर करके, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करके हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए है।
फ़आल बनना चाहिए। फ़आल बन के इन चीज़ों को सब अमल करके इसको जायदादों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। जहाँ तक डेवलपमेंट करने का ताल्लुक़ है, यहाँ रियासत कर्नाटक में 1992 में जनाब मरहूम अजीज़ सेठ साहब थे, उस वक्त चेक वक्फ काउंसिल नाम की, डेवलपमेंट काउंसिल नाम का बना गया। उसमें लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन मुस्लिम इदारों को दी जाती है, इससे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आज हमारे पास मोर देन 700 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उस स्कीम में रियासत कर्नाटक में बना के, हम जो 2017 में जो रूल्स बनाए, उस रूल्स के अंदर वी हैव मेड द प्रोविजन ऑफ नवाड को DOBT, PPT, किसी भी मॉडर्न तरीके से आप औकाफी जात को डेवलप करने के लिए किसी किस्म का ये नहीं है, आप डेवलप करने के लिए है। उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, वो स्कीम के बाद डेवलपमेंट के लिए बोर्ड के थ्रू से रिकमेंडेशन अगर किया गया सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, तो 2 करोड़ रुपए 8% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के साथ फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगी, डेवलपमेंट होगा। ये PPT, इससे एक मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ। बेंगलुरु के एक शिया वक्त में, बेंगलुरु सिटी में 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह थी, वो खाली जगह होने के बाद उसको हमने टेंडर कॉल किया। टेंडर में हमारे पास टॉप क्लास बिल्डर्स जो आए वो डाले, उनसे एग्रीमेंट किया डिस्कशन करके। ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन पर 30 ईयर्स लीज में विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ही हैज़ टू कंस्ट्रक्ट द ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। वो जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का 73%, 73,000 स्क्वायर फीट should be given to the Mutawalli. It is his property, he will lease it. The rest that person will lease, lessee will lease it. 30 साल तक ये रहेगा। और जो बिल्डिंग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे, उसमें 50% खर्च होगा। जिस दिन से मुतवल्ली के साथ अग्रीमेंट करेगा लेसी, फ्रॉम द डे ऑफ कंस्ट्रक्शन तक, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन तक 1 लाख रुपये पर माहाना इदारे को दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग के दिन से कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन तक 2.5 लाख रुपीस पर मंथ किराया दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपीस नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दिया जाएगा। उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन डाला, यू शुड नॉट पैम्पर विद दोस 10 करोड़ रुपीस। उसमें है ना, आप दूसरी जायदादें खरीद कर इससे करना। ये एक बेहतरीन मॉडल था, प्रैक्टिकल ऐसे कई मॉडल बनाए हमने, ये इससे आए। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे मुसलमानों ने ही उसमें कोर्ट में जाकर उसको स्टे लाया है। ये रही प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बचाने की जो तजवीज़ें हुई, ये एक बेहतरीन अंदाज से ये हमारा वक्फ बोर्ड चल रहा है। इसमें सबसे पहली जो काम हुआ इसको चलाने के लिए इनिशिएटिव, ये जो 7% का कंट्रीब्यूशन था, ये 7% क्यों लेते हैं, क्यों देना बोल के इदारे सामने नहीं आते थे। 93% उनका है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट अपनी जितनी भी आमदनी आती है वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा कर देते हैं। बजट में इसके अमले के अखराजात हुकूमत देती है। लेकिन हमारा जो इदारा है, ये गैर जानिबदाराना इदारा है, इसकी अहमियत को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने बोर्ड बनाया। बोर्ड में हम हमारी आमदनी औकाफी जायदादों की हुकूमत को एक पाई भी नहीं देते, एक्सेप्ट GST नहीं देते, और हुकूमत हमें पैसा नहीं देती। हम लोग इदारा हमारा चलना, ये इदारा चलने के लिए 7% कंट्रीब्यूशन आता है। एंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटक में 6 करोड़ रुपीस वी कलेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के मेंटेनेंस के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड इज 12 करोड़ रुपीस। ये जो 6 करोड़ रुपए बचत के हैं, ये हुकूमत की तरफ से गारंटी नेट बोल के लेके हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये जो मसाइल हैं ट्रस्ट बनाने के, सोसाइटी बनाने के, ये सारे मसाइल अलग हैं। सारे लोगों को हमारे औकाफ पे जुड़ के एक झंडे तले, ये कलम के तले, ये किससे, तो सबसे पहले हमने ये काम किया। देयर वाज नो स्टाफ। सारे हिंदुस्तान के औकाफी बोर्डों का यही मामला है। चंद डेप्यूटेड लोग उधर दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, आने के बाद ये काम नहीं करते। हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट की तरह कार्डर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वक्फ बोर्ड हमने बनाया 2012 में। कार्डर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल दिया गया 350 स्टाफ का। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वी हैव ओपन, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर इज देयर, 2 FDCs are there, data entry operator is there, computer system is there,
internet facility is there in all the district. Besides that, in all the taluks we have opened a center, awareness center. Taluk, district and state level ke 3 types of hierarchical administration we have established. Our own cadre system is there. If other boards do like this, definitely their administration accountability will be there. वो deputation से आने वाले लोग इधर नहीं हैं. ये सारे जो cadre and recruitment rule बनाया गया उस वक्त पे फाइनेंस डिपार्टमेंट और ये डीपीआर में ये कन्विंस किया गया कि 100% स्टाफ विदाउट एनी रिजर्वेशन प्रोविजन के साथ, जैसे एंडोमेंट डिपार्टमेंट में 6 स्टेट के हमने डाटा लाए, बनारस का सबका, वो जब हिंदुओं को अपॉइंट करते हैं पूरे इसमें हमारे वक्त के विधान में सिर्फ मुसलमानों का रिक्रूटमेंट होना, देयर शैल बी नो रिजर्वेशन. हम इसमें कामयाब हुए, अल्लाह ताला की कामयाबी है. एक बेहतरीन अंदाज से ये बोर्ड चल रहा है. हमारी नस्लों से दुआ कीजिए कि आइंदा आने वाली नस्लें इसे बेहतरीन अंदाज से चलाती जाएँ. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.